हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज हम लोग फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले 2 मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आज के मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर बनना है ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हेन द मास ऑफ 10 ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी द इक्विवेलेंट एनर्जी विल बी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होगी? 10 ग्राम द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने पर समतुल्य ऊर्जा हम लोग को बतानी है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया आप लोग का। मास कितना दे रखा है? 10 ग्राम दे रखा है, तो 10 इंटू 10⁻³ क्यों करा? क्योंकि ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। और C स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ के इक्वल होता है, इसका कर दो स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 10⁻², इधर आ जाएगा 9 इंटू 10⁻16 के इक्वल। कोई दिक्कत? आंसर क्या आ जाएगा हम लोग का 9 इंटू 10⁻14 जूल के इक्वल। तो ये हो जाएगा आप लोगों का एनर्जी, जब हम लोग 10 ग्राम मास को एनर्जी में बदलते हैं तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है इधर हम लोग का करेक्ट होने वाला है। चलिए, अब सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रैक्टिस सेट जो आप लोग को 20 मिलने वाले हैं। ठीक है, और सेम प्रैक्टिस सेट आप लोग जो है ऑनलाइन भी आप लोग लगा सकते हो हमारी ऐप पर, एग्जाम कार्ड ऐप पर। ठीक है, तो सिंपली या तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लो या फिर आप लोग इस बुक को भी खरीद सकते हो। ये बुक आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाली है। बुक को खरीदने के लिए आप लोग जो है नियर बाय बुक स्टोर पर जा सकते हो या फिर आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हो www.examcard.com, या फिर Amazon और फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जो है ऑर्डर कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या बोला गया है? विच कैटेगरी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम फॉल इन द विजिबल पार्ट। तो विजिबल पार्ट में आप लोग के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी कैटेगरी फॉल करती है? ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक बताता हूँ, सारी सीरीज आप लोग को रटा देता हूँ कौन से आप लोग के पार्ट में जो है लाई करती है सीरीज। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं लो, बीपी, बीपी हाई, क्योंकि देखो एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को किसी ना किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा इससे। अगर एल फॉर बात करते हैं लाइमन, बी फॉर बात करते हैं इधर आप लोग का बामर, और इधर पी फॉर बात करते हैं आप लोग का पासियन, अगर इधर बी फॉर बात करते हैं तो ब्रैकेट। ठीक है, और अगर इसकी बात करते हैं ये आप लोग का हो जाएगा फुंड। कोई दिक्कत? तो अगर हम लोग लाइमन की बात कर रहे हैं तो लाइमन किस में आता है आप लोग का? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। अगर हम लोग बामर की बात कर रहे हैं, बामर को याद रखो विजिबल से। ठीक है, तो ये किस में आएगा आप लोग का? विजिबल रीजन में। ब्रैकेट, पार्सियन और फुंड, ये तीनों की तीनों किस में आती है आप लोगों की? इंफ्रारेड में। गॉट इट? तो अगर आप लोगों से कोई भी पूछ ले जाए, जैसे पूछ लिया ब्रैकेट जो सीरीज है वो किस में लाई करती है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग का ब्रैकेट के लिए? इंफ्रारेड रीजन। समझ आया कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इधर हम लोग का विजिबल के लिए? बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, बामर रेडी। ठीक है, चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इसमें से कौन सी जो है आप लोग की प्रेशर की डायमेंशन है? ठीक है, दाब की द्विमा है। तो जब हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स ओवर एरिया, बल बट्टे क्षेत्रफल के इक्वल। ठीक है, तो बल की आप लोग की विमा क्या होती है? ml t-2 के इक्वल, और आप लोग की क्षेत्रफल एरिया की विमा क्या होती है? L2 के इक्वल। L से L काटो, t-2 को नीचे लेके आओ तो क्या आ जाएगा? m डिवाइड में आप लोग का LT2 के इक्वल। अब आप लोगों ने ये विमा तो पढ़ रखी होगी प्रेशर की, ml-1 t-2। ठीक है, बट आप लोगों की फॉर्म चेंज कर दी इसमें केवल। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोर्थ वाले की। एन ऑब्जेक्ट वेट 72 न्यूटन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का वेट दे रखा है जो कि कितना आप लोग का? 72 न्यूटन है। कहां पर? अर्थ पर, पृथ्वी पर। अब क्या बोला गया है? उसका वेट बताओ एट अ हाइट ऑफ r/2। मतलब r/2 पर आप लोग का उसका वेट क्या होगा? ये जैसे अर्थ है, इससे r/2 पर इसका वेट पूछा गया है इस पोजीशन पे। अगर हम लोग बात करते हैं जी डैश की, तो क्या होता है आप लोग का? जी आर डिवाइड में आर प्लस एच, फॉर किसके लिए? ये हाइट के लिए आप लोग का। ठीक है, अब हाइट कितनी दे रखी है आप लोगों को? आर प्लस r/2 के इक्वल दे रखी है, पुट कर दो सिंपली, तो ये g हो जाएगा। इधर आप लोग का r है, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का? r प्लस r/2, 3r/2 के इक्वल। 2 आप लोग का ऊपर पहुंच जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, r से r को काट दो, क्या हो जाएगा आप लोग का? g इंटू 4/9 के इक्वल। 2/3 का स्क्वायर करोगे तो अब देखो इधर क्या करना हम लोग को? ये g डैश आ गया हम लोग के पास। अब हम लोग को निकालना क्या है? वेट निकालना है, तो सिंपली मल्टीप्लाई किसका करेंगे? मास का दोनों तरफ। ओके, तो ये क्या बन गया आप लोग का? W डैश के इक्वल। ये कितना आप लोग का? W इंटू 4/9 के इक्वल। अब इनिशियल वेट या फिर अर्थ पर उसका वेट कितना दे रखा था? अर्थ सरफेस पे 72। ओके, और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 4/9 के इक्वल। तो इससे डिवाइड करोगे 72 को 9 से, तो 8 टाइम्स आएगा। 8 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आ गया आप लोग का? 32 न्यूटन के इक्वल। तो इधर आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? 32 न्यूटन। तो उस बंदे का जो वेट है या फिर उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है r/2 हाइट पर, वो कितना होने वाला आप लोग का? 32 न्यूटन होने वाला है। मतलब कि अगर हाइट बढ़ाते हो तो वेट भी कम होगा। ओके,
चलिए फिफ्थ वाले क्वेश्चन को करते हैं। टू वेव ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड, दो वेव दे रखी हैं, ठीक है, उनका जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, अगर हम लोग माने कि A1 है उसको एक इक्वल माना है और A2 को भी एक इक्वल माना है, ठीक है, एंड इक्वल वेवलेंथ है, उनको सुपर इम्पोज कराया जाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी मैक्सिमम, जो एम्पलीट्यूड है रिजल्टिंग वेव का वो मैक्सिमम कब होगा, जब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो A इक्वल टू कैसे निकालते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई के इक्वल। अब देखो इधर एंगल क्या आ रहा है आप लोग का, cos फाई। अब cos फाई मैक्सिमम कब होता है, मतलब cos फाई को 1 कब कर सकते हैं हम लोग, जब आप लोग का फाई किसके इक्वल हो, 0। मतलब दोनों वेव के बीच में जो एंगल होगा या फेज डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। तो ये जैसे 0 डिग्री का हो जाएगा, ये आप लोग का A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर होने वाला है, ठीक है। तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो A1 प्लस A2 के इक्वल, मतलब मैक्सिमम आ गया आप लोग का A मैक्स, ठीक है। अब आप लोगों को पता है दोनों का वेवलेंथ सॉरी एम्पलीट्यूड कितना दे रखा है आप लोग को, समान दे रखा है, तो कर सकते हो 2A के इक्वल कर सकते हो इसको। ओके, समझ आया कि नहीं, मतलब मेन ये आप लोग को समझना था, उन दोनों का जो फेज डिफरेंस रहेगा वेव का वो क्या होना चाहिए आप लोग का, 0 डिग्री होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। कलांतर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री, ठीक है। दोनों में ही समझाऊंगा आप लोग को, हिंदी और इंग्लिश में, उसका टेंशन ना लो। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, विच फॉर्म्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसमें से कौन सा लेंस या कौन सा दर्पण, ठीक है, वर्चुअल मतलब आभासी, इरेक्ट मतलब सीधी प्रतिबिंब बनाता है हर पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की, ठीक है। चलिए तो अगर हम लोग बात करते हैं, इधर समझते हैं पहले, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया हम लोगों ने, एक कॉनकेव लेंस ले लिया हम लोगों ने, इधर हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर ले लिया एक, और इधर हम लोगों ने कॉनकेव मिरर ले लिया। देखो ये अच्छे से आप लोगों को समझा दे रहा हूं सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, आप लोग घर जाके नोट्स ना देखने पड़े इसके लिए। देखो अगर जब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोग की किसके लिए, कि कॉन्वेक्स लेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या होता है, जो इमेज बनती है वो आप लोग की रियल एंड वर्चुअल दोनों बनती है, ठीक है। एंड सेम अगर हम लोग कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो इसमें हर पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। सेम अगर हम लोग इधर बात करते हैं तो इधर कॉन्वेक्स मिरर में जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है हर पोजीशन के लिए, और कॉनकेव मिरर में आप लोग की जो है रियल एंड वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। और इमेज आप लोग की इधर इन्वर्टेड और इरेक्ट दोनों ही बनेंगी। समझ आया कि नहीं, कोई दिक्कत, मतलब जो आप लोगों का लेंस में है उसका उल्टा कर दो मिरर में, या फिर जो मिरर में है उसका उल्टा कर दो लेंस में। जैसे मिरर में अगर कॉन्वेक्स मिरर जो है वर्चुअल इमेज बना रहा है तो लेंस में कौन बनाएगा, कॉनकेव लेंस। समझ आया कि नहीं। अगर हम लोगों का मिरर में जो है रियल और वर्चुअल इमेज कौन बना रहा है, कॉनकेव मिरर बना रहा है, तो लेंस में कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स बनाएगा। अब इसमें अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो इसमें रियल जो आप लोग की इमेज है वो हर पोजीशन के लिए बनती है, बस एक पोजीशन को छोड़कर आप लोग की पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। समझ आया कि नहीं। जब लेंस की बात कर रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, और जब मिरर की बात कर रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा, पोल और फोकस, ठीक है। तो उसके बीच में जब रखोगे तभी आप लोग की कॉनकेव मिरर में आप लोग की वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी और एनलार्ज इमेज बनेगी। और वहीं अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो अगर हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो इधर आप लोग का वर्चुअल इमेज बनेगा एंड आप लोग का सेम एनलार्ज इमेज और इरेक्ट इमेज बनने वाला है। बाकी सारी कंडीशन में रियल। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर ऑल पोजीशन, सारी पोजीशन के लिए अगर बोल दिया जाता कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, ठीक है, और इसको हटा दिया जाता ऑल पोजीशन को, तो तीनों ऑप्शन सही होते। बट अभी के लिए आप लोग के जो है ऑप्शन बी और सी ही सही होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की। सोडियम एंड कॉपर हैव द वर्क फंक्शन। सोडियम और कॉपर का जो वर्क फंक्शन है वो क्या दे रखा है, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। अब रेशियो बताना है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का, वो नियरेस्ट कितना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग लैम्डा की बात करते हैं, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क फंक्शन। तो लैम्डा ऑफ सोडियम अपॉन लैम्डा ऑफ कॉपर किसके इक्वल आ जाएगा, वर्क फंक्शन ऑफ कॉपर अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम के। तो कॉपर का वर्क फंक्शन कितना दे रखा, 4.5, और अगर हम लोग सोडियम की बात करते हैं तो इसका कितना दे रखा है, 2.3। डिवाइड करोगे नियरली किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के इक्वल। तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, 2:1 के इक्वल। ओके चलिए 8th वाला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ बॉडी इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, एक बॉडी को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स
मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों को पता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव रहती है, तो पॉजिटिव की 25, और हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, तो क्या आ जाएगा माइनस की 15। कोई दिक्कत? अब हम लोग को निकालना है डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी बतानी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/b के इक्वल। इट मींस 1/b विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u के इक्वल। तो f का वैल्यू आ जाएगा 1/25 माइनस 1/15। अब माइनस के 15 था तो प्लस हो जाएगा इधर। एलसीएम लोगों 75, आप लोग का जो है 25 से 75 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 15 से 75 आप लोग का 5 टाइम्स जाएगा, क्या आ जाएगा आप लोग का 8/75 के इक्वल। मतलब आप लोग का जो बी है वो कितना आ गया, 75/8 डिवाइड करोगे तो 9.37 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। ठीक है, साथ के साथ आंसर भी कमेंट करते चला करो। ठीक है, अब क्या बोला गया था, इमेज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। इसमें से किस मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड है वो वर्चुअल है, इरेक्ट एंड सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट। अब ये तीसरा ऐड किया है इधर, इसको ध्यान में रखना भाई लोगों। ठीक है, अब क्या ध्यान में रखना है कि सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनानी है। वर्चुअल इरेक्ट तो अभी हम लोगों ने पीछे सीखा, क्या सीखा, क्या आप लोगों का एक तो कॉन्वेक्स मिरर में बनती है और आप लोगों की कॉनकेव लेंस में बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट सारी पोजीशंस के लिए, बट सेम साइज की नहीं बनती। ठीक है, तो अगर हम लोग सेम साइज की बात कर रहे हैं तो वो किस में बनती है आप लोग की, एक प्लेन मिरर में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, चलिए 10th वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। बल्ब ऑफ 280 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। अब बताना हम लोग को पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये हम लोग को क्या केमेन है, BRMS केमेन है, तो निकलेगा क्या हम लोग का, IRMS निकलेगा जैसे। तो क्या आता है, BRMS अपॉन R के इक्वल। तो BRMS कितना दे रखा है, 200, R कितना दे रखा है 280, डिवाइड करो इसको तो कितने बार जाएगा, 1/1.4 टाइम्स जाएगा। ये आ गया हम लोग का IRMS। अब हम लोग को आई नॉट निकालना है, पीक वैल्यू निकालनी है करंट की। ठीक है, धारा की पीक वैल्यू निकालनी, शिखर मान निकालना है हम लोग को। तो आई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का इधर, √2 मल्टीप्लाई में IRMS के इक्वल। √2 मल्टीप्लाई में 1/1.4 के इक्वल। √2 का वैल्यू 1.414 होता है, इधर आप लोग का 1/1.4 हो जाएगा। डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 1 एम्पियर के इक्वल। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए 11th वाले क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो 11th वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इधर लेंथ ऑफ अ कॉइल इज केप्ट अनचेंज। जो लेंथ है कॉइल की उसको अनचेंज रखते हैं हम लोग, एंड नंबर ऑफ टर्न्स को कितना कर देते हैं, 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, तो कुंडली के जो फेरों की संख्या है उसको 2 गुना कर रहे हैं, उसकी जो लंबाई है उसको अपरिवर्तित रख रहे हैं, और बोला गया है सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर एल अपॉन सॉरी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन ए के इक्वल। तो इधर क्या आ जाएगा, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स फेरों की संख्या को डबल किया तो आप लोग का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा L डैश वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स के इक्वल। कोई दिक्कत? आंसर क्या आ गया आप लोग का, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इधर। ठीक है, चलिए 12th वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। द सेल्सियस स्केल ऑन द सेल्सियस स्केल द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज एट। ठीक है, जब हम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करते हैं केल्विन में, तो क्या होता है, K इक्वल टू 0 के इक्वल। ये याद रखना, डायरेक्ट पूछा जाता है। अब थोड़ा घुमा के भी पूछ लिया जाता है कि सेल्सियस स्केल में जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो सेल्सियस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, -273। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, माइनस के 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस में चेंज हो गया आप लोग। ठीक है, चलो 13 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अ 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, अब एक आप लोग को कैपेसिटर दे रखा है, संधारित्र दे रखा है, जिसका जो वैल्यू है वो आप लोगों को 12 पिकोफैराड दे रखी है, और जिसमें हम लोगों ने 50 वोल्ट की बैटरी जो है जोड़ दी है। तो बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो एनर्जी होगी उसमें स्टोर रहेगी कैपेसिटर में वो कितनी होने वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर के इक्वल। क्या आ गया, 1/2 C का वैल्यू दे रखा है 12 पिकोफैराड, पिको को चेंज करो 10⁻⁻12 हो जाएगा, और B स्क्वायर की बात करेंगे तो 50 का स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करो 6 इंटू 10⁻12, इधर क्या हो जाएगा आप लोग का 2500 के इक्वल। कोई दिक्कत? ओके, अब हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, इस 2 जीरो से इस पावर को हटाते तो 10⁻10 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 30, कैरी 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12, और 3 कैरी पहले से थी तो ऐड करोगे तो आप लोग का 15 हो गया। इधर आ जाएगा 10⁻10 के इक्वल। अब जीरो और हटा दो, मतलब पॉइंट लगा दो 2 के बाद, तो 1.5
और अब इधर से 2 जीरो हटा दो तो 10⁻⁻8 ये हो जाएगा हम लोग की एनर्जी। तो आंसर क्या आने वाला है हम लोग का इधर 1.5 10⁻⁻8 जूल के इक्वल। अब जल्दीबाजी में 1.8 मत लगा देना, अभी मैं लगाने वाला था इसको, ठीक है। चलिए 14 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉडी विल बी एक्सेलरेटेड अंटिल, मतलब एक पिंड जो है कब तक त्वरित रहेगा। अब आप लोग को पता है एक बॉडी या एक पिंड जो है वो त्वरित कब होता है, एक्सेलरेट कब होता है, जब मैं उस पर फोर्स लगाऊंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, जो आप लोगों का नेट फोर्स है उस बॉडी पर वो जब तक जीरो नहीं होगा तब तक वो जो है एक्सेलरेटेड रहेगी बॉडी। या फिर रिजल्टेंट फोर्स ऑन इट बिकम जीरो, जब तक कि आप लोगों की रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो जाती, परिणामी जो बल है आप लोग का वो शून्य नहीं हो जाता, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 15 वाले क्वेश्चन की। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट 100 वॉट, पावर कंज्यूम्ड बाय इट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। तो अब अगर हम लोग 110 वोल्ट पर इसको ऑपरेट करते हैं तो जो पावर कंज्यूम करेगा वो कितनी होगी, ठीक है। तो पहले इसका हम लोग रेजिस्टेंस निकालने, क्या होता है B² के इक्वल। तो क्या आएगा आप लोग का 220 इंटू 220 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आप लोग का 100 के इक्वल। आंसर क्या आ गया 884 ओम के इक्वल। अब हम लोग इधर निकालते हैं क्या पावर कितना कंज्यूम करेगा। तो पावर इक्वल टू होता है B² के इक्वल, ठीक है। इधर हम लोगों ने थोड़ा उल्टा कर दिया, P इधर आता इधर आ रहा था, अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं तो ये R हो जाएगा ये P हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। चलिए अब इधर बात करते हैं P इक्वल टू क्या आ जाएगा B² के इक्वल। अब B² क्या होगा 110 इंटू 110 डिवाइड में आप लोग का R आ जाएगा मतलब 848 के इक्वल। कोई दिक्कत इधर पर, ओके। अब इधर हम लोग को पावर निकालना है केवल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 से डिवाइड करते हैं या फिर 121 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार जाएगा 4 बार जाएगा। और 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो कितनी बार जाएगा आप लोग का 25 बार जाएगा। तो अब अगर मैं इस बल्ब को 110 वोल्ट पर ऑपरेट करता हूं तो जो पावर कंज्यूम होगी इसके द्वारा वो कितनी रहने वाली है 25 वॉट के इक्वल। कोई दिक्कत। चलो 16 वाला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। चार्ज Q इज मूविंग विद द वेलोसिटी b पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एक चार्ज Q है जो वेलोसिटी b के साथ मूव कर रहा है और पैरेलल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो फोर्स ऑन द चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो अब इस पे बल लगेगा वो कितना होगा। तो बल की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या होता है QBV sin थीटा, क्योंकि हम लोग को गिवन क्या है चार्ज गिवन है, उसका वेलोसिटी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, ठीक है। और हम लोग को ये भी गिवन है एंगल कितना है, ओके। इधर क्या दे रखा पैरेलल, पैरेलल के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट करोगे तो फोर्स जो लगेगी, ठीक है, या फिर बल लगेगा उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा या कारण, ठीक है, तो वो कितना होने वाला है इधर 0 होने वाला है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल मूव कर रहा है वो। परपेंडिकुलर मूव करता तो क्या होता मैक्सिमम QBB होता है, ठीक है। चलिए 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर आप लोगों का एंगल ऑफ डिप क्या होता है, नमन कोण क्या होता है, ठीक है। जब हम लोग एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं तो ये किस किस के बीच में होता है ये समझ लो पहले। ये आप लोग का जो है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में होता है। कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंगल ऑफ डिप कहां पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर, तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या हो जाती हैं एकदम हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं। समझ आया कि नहीं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आप लोग का एंगल था, तो ये दोनों आपस में कैसे दिख रहे हैं पैरेलल दिख रहे हैं, तो एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अब अगर हम लोग पूछे नमन कोण कहां पर, ध्रुव पर या फिर पोल पर, कितना होगा ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार मैं बता देता हूं 90 डिग्री, 90 डिग्री जिसका आंसर है, बहुत अच्छी बात है। चलिए 18 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एट विच प्लेस अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बिकम हॉरिजॉन्टल, देखो अभी पीछे मैंने एक्सप्लेन किया था, अगर इसको गलत करोगे तो कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, सही बताऊं प्रिपरेशन छोड़ दो भैया एयरफोर्स का। आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। चलो 19 वाले क्वेश्चन की बात करें। एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल क्या है, क्या हो जाएगा निकेल। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं जिनका परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल होता है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल कभी भी एंडलेस होता है, लाइक, ठीक है, परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल, डायपोल, गॉट इट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पूरा लिखो, कहां गया पेन, ये रहा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग को मैंने बता दी, इधर एग्जांपल पूछा था फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का है, वो आप लोग को याद कर लेना। फेरोमैग्नेटिक आप लोग का डायमैग्नेटिक, ठीक है, वो कौन से होते हैं वो आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड लेंथ ऑफ अ सॉलिनॉइड आर डबल्ड कीपिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखा है, लेंथ को और नंबर ऑफ टर्न्स को, या फिर हम लोग बोले आप लोग की उसकी लंबाई को और फेरों की संख्या को दोगुना कर दिया गया है। तो इंडक्टेंस बताओ कितना होगा। तो अभी मैंने पीछे आप लोगों को सेल्फ इंडक्टेंस बताया था, एल इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल के इक्वल। ठीक है, अगर मैंने गलत लिख दिया वो उधर फॉर्मूला आप लोगों का, शायद मुझे लग रहा है मैंने आप लोगों को फॉर्मूला म्यू नॉट एन स्क्वायर एल अपॉन ए बता दिया है। ठीक है, अगर ये बता दिया है तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर बता दिया है तो ओके। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, मतलब एन का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, और लेंथ को भी डबल कर दिया तो 2 हो गया। आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 2 के इक्वल। मतलब इसका जो इंडक्टेंस होने वाला है वो डबल हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 21 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक इंडक्टर का क्या काम होता है, तो इंडक्टर क्या करता है, डीसी को अलाउ करता है और ब्लॉक करता है एसी को। ठीक है, तो इधर अगर बी ऑप्शन को देखोगे तो बी ऑप्शन सही है, बट इधर आप लोग डीसी कर लो। ठीक है, और ये कर लो आप लोग एसी, एसी को क्योंकि ब्लॉक करता है और डीसी को बहने देता है। ठीक है, बाकी आप लोग को जब पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी उसमें आप लोग को करेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन की। अ वायर व्हेन हीटेड सो अ 2% इंक्रीज इन द रेडियस। ठीक है, मतलब एक वायर को जब हम लोगों ने हीट किया तो उसका रेडियस 2% से बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, इंक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया में परसेंटेज कितना इंक्रीज हो जाएगा। इधर बहुत सारे स्टूडेंट 4-5% लगाएंगे जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, बट देखो इधर क्या होगा आप लोग का, एरिया ए इक्वल टू क्या होता है आप लोग का, पाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और मैंने बताया था जब आप लोग का चेंज 0 से 7% के बीच में होता है तो सिंपली पावर को मल्टीप्लाई में लेके आया करो, इनटू में डेल आर अपॉन आर इनटू 100 हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो आप लोग का रेडियस में कितने परसेंट का चेंज है, 2% का, तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का 4% का। ठीक है, तो रेडियस आप लोग का 2% बढ़ गई तो एरिया आप लोग का 4% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4-5% नहीं बढ़ेगा। ओके, चलो 23 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑल द अदर फैक्टर ऑफ एसएचएम रिमेनिंग अनचेंज, द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ्ड। ठीक है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो बताओ आप लोग का जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जब हम लोग एक्सेलरेशन ए की बात करते हैं तो वो क्या आ गया, माइनस के बाई ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, मतलब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम आधा करेंगे तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसके लिए इतना अच्छा ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, इसमें कभी भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला गया है, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिसकी हाफ लाइफ 8 साल दे रखी है, एक्टिविटी ऑफ द मटेरियल विल डिक्रीज टू 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो मान लिया इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी 1, तो इसकी 1/8 वैल्यू रह जाने पर कितनी हाफ लाइफ गुजर जाएगी या कितने साल गुजर जाएंगे, ये पूछा गया आप लोगों से। ठीक है, तो देखो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हम लोगों ने मानी 1, एक हाफ लाइफ गुजरी तो अब इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी 1/2, एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो इसकी अब वैल्यू कितनी रहेगी 1/2 का 1/2 1/4, और एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो कितनी रह जाएगी 1/4 का 1/2 1/8। ठीक है, अब वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की 1/8 आ गई। कितनी हाफ लाइफ गुजरी, 1, 2 और 3। ठीक है, एक हाफ लाइफ कितने साल की है, 8 साल की है। टोटल कितने साल लगेंगे उसको 1 से 1/8 जाने में, निकाल लो भैया 3 इंटू 8, आंसर क्या आ गया 24 ईयर्स के इक्वल। अब आप लोग का मन है आप लोग ऐसे कर लो या फिर फॉर्मूला लगा लो, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, फिर फाइनल वैल्यू, ओके, फिर आप लोग आंसर निकालो, वो आप लोग के ऊपर है। ठीक है, इससे आप लोग को बहुत इजी बनने वाला है। आप लोग को इस रेडियो एक्टिव मटेरियल में, ठीक है, या फिर हम लोग रेडियो एक्टिविटी चैप्टर की बात करते हैं, इसमें कोई भी फॉर्मूला आप लोग को यूज नहीं करना है जब आप लोगों को जो है हाफ लाइफ दे रखा हो उसके लिए। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज डबल्ड। कैपेसिटर पे चार्ज को 2 गुना कर दिया गया, कैपेसिटी के गुना हो जाती है, के की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करते हैं, C इक्वल टू क्या होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और अगर हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के इक्वल। क्या दोनों फॉर्मूले में से किसी में आप लोग का Q आ रहा है। अब बोलोगे कि Q इक्वल टू C भी इस फॉर्मूले में तो आता है, बट यार हम लोग इधर बात कर रहे हैं एक कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर तो 2 है हम लोग के पास, 2 पढ़ रखे हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक स्फेरिकल कैपेसिटर। दोनों में ही चार्ज नहीं आ रहा है फॉर्मूले, मतलब चार्ज आप लोग 2 गुना कर दो, 4 गुना कर दो, कैपेसिटी उस कैपेसिटर की सेम रहेगी। तो k टाइम्स होगी तो k की वैल्यू क्या रहेगी आप लोग की 1 के इक्वल। क्या होता है फॉर्मूला, C डैश इक्वल टू KC के इक्वल, तो C और C डैश इक्वल है तो k इक्वल टू 1 आ गया इधर से। समझ आया कि नहीं, तो हम लोग का जो है बी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है।
ये थे आज के आप लोग के 25 क्वेश्चन। बाकी आप लोग कमेंट में बताना आउट ऑफ 25 आप लोग का कितना स्कोर रहा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी, क्लास आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करो, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि डेली आप लोग को 9 AM पर तो मैथ की क्लास मिलेगी, ठीक है, एंड 12 PM पर आप लोग को जो है फिजिक्स की क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट, ठीक है, ओके। बाकी अगर आप लोग जो है करंट अफेयर की क्लास लेना चाहते हो, भाई ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आप लोग की क्लास जो है 6 AM पर होती है, तो इसको आप लोग जो है रजिस्टर लेते हो और आप लोग जो है लाइव ले सकते हो। बाकी आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।